हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज खुशी का दिन है कि आज अपनी फैमिली 1 के सब्सक्राइबर हो चुकी है। आपका सहयोग हमें मिलता रहा और इसी प्रकार आपका सहयोग देते रहिए और आगे अपनी फैमिली को बढ़ाते रहिए। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अपने जो वीडियो की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई पे अपन ध्यान देते हुए आगे देखना है। आज कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं, जिसके अधिकतर प्रश्न क्या हो रहे हैं, पेपर में आते हैं। उनसे संबंधित रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड और अन्य क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। जो आपके हाफ ईयरली की तैयारी होगी, साथ में आपके मेन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन एग्जाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाफ ईयरली हमारी तैयारी की है और उसके बाद हम हाफ ईयर की तैयारी के साथ साथ हमारे मेन एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित एक आदर्श प्रश्न पत्र लेके आए हैं। उस आदर्श प्रश्न पत्र में आपको विकल्प बताएंगे, खालिस्तान बताएंगे, सत्यासत्य बताएंगे और एक वाक्य में उत्तर, और उसके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना समय इन्वेस्ट किए आपको मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ये अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा एचसीएफ का, तो हमें इसका निकालने की 2-3 विधियाँ होती हैं। एक गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, दूसरी भाग विधि से भी निकाल सकते हो, और यदि इजीली रूप से निकालना है तो यहाँ से देख लीजिए, जिस नंबर का भाग इस दोनों में चले जाता है पूरे बार, वह आती है। अब 120 का 96 में भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग 96 में, 4 देखो 96 में 4 का भाग देके 4 दूनी 8 बच गया, 4 चौके 16। तो 4 का भाग 96 में चले गया। फिर 404 में देखिए, 404 में जा रहा है कि नहीं। 4 का भाग 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, यानी कि चले गया कितने बार, 101 बार। तो यहाँ पे अब यानी 4 का भाग 96 में भी जा रहा है और 404 में भी जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो गया, 4 होगा। इसका बी नंबर आएगा 4। 10 का भाग भी देख के देखेंगे तो नहीं जाएगा, और 3 का भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी एचसीएफ निकालने वाले सवाल आते हैं तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। यदि ऐसा नहीं आपको समझ आ रहा है तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जो आपकी अध्याय 1 में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्रमांक 2, बहुपद 2x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कहा है, बहुपद 2x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। किसकी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, शून्यकों की संख्या। तो आप शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आपको बहुत आसानी से बता दीजिए। शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्यों होगी, जितनी बड़ी घात होगी, जितनी अधिक घात, जो बड़ी घात है वही उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। यदि इसकी घात अधिकतम घात 2 होती तो शून्यकों की संख्या 2 होती। इसकी अधिकतम घात यदि 4 होती तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 4। ये तो मैंने शून्यकों की संख्या से बताया। इससे आपको और एक प्रश्न बना के पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है प्रश्न, कि बहुपद 2x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 4x धन 5 में बहुपद की घात क्या है। तो जो सबसे अधिक घात होती वह बहुपद की घात कहलाती है। इसकी घात 3 है तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप शून्यकों की संख्या भी बता सकते हो। जितनी घात है उतने ही शून्यक होंगे, जो अधिकतम घात है उतने ही शून्यक होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर आ जाएगा 3। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, 2। या ये भी पूछ सकता है कि यह बहुपद कितना पदी है। तो आप बता सकते हैं जितने पद हैं 1 2 3 4, इस प्रकार 4 पदी भी बता सकते हैं। कुछ भी चीज़ें यहाँ से आपको प्रश्न बना के पूछ सकता है। मैंने तो आपको मात्र शून्यकों की अधिकतम संख्या बताया, कोई ज़रूर नहीं कि यहाँ पे 3 है। आपको ये बहुपद चेंज करके भी दे सकता है, बस आपको करना कैसे ये मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से आपका सेकंड नंबर हुआ कंप्लीट। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, ये कहेगा चीज़ है बराबर नहीं c1/c2 हो तो
समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का हल है। ये आपका समीकरण निकाय हल के समीकरण दिए हैं और ये दिया आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2, यानी इस टाइप से आता है। तो आप इसका विकल्प क्या क्या दिए हैं? पहला विकल्प दिया है के दो हल होंगे, दूसरा विकल्प दिया है का कोई हल नहीं होगा, तीसरा विकल्प दिया है के अनंत अनेक हल होंगे, चौथा विकल्प दिया है का एक अद्वितीय हल होगा। तो यदि ये वाली कंडीशन आती है, इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2, उस शर्त पे आपका आंसर सही होगा कौन सा? का कोई हल नहीं होगा। ये तो इस प्रकार से आया, मैंने बताया इसमें, लेकिन इस प्रश्न को और अलग प्रकार से कैसे पूछ सकता है? देखिए, इसको ऐसे पूछ सकता है a1 अपान a2 बराबर नहीं b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, या सिंगल ऐसे पूछ लिया तो आप समझ जाइए कि इसका कौन सा हल होता है? एक अद्वितीय हल होता है। एक किसके लिए हो गया? एक अद्वितीय हल के लिए। किसके लिए हो गया? ये एक अद्वितीय हल के लिए हो गया। और तीनों बराबर आ जाते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो इसका क्या होगा? अनंतः अनेक हल होंगे। और यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2 आ गए तो उसका क्या होगा? कोई हल नहीं। इस प्रकार से ये तीन सूत्र आपके कंफर्म है कि पेपर में आते हैं। मेन एग्जाम में तो निश्चित समझिए कि यहाँ से आते ही हैं। ये तीनों में से किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये तीन कंडीशन ने बताया, आपका जरूर यहाँ पे एक विकल्प बनाया हूँ, लेकिन इन विकल्प के कितने? तीन विकल्प बता दिया कि का कोई हल नहीं कब होगा? कब होगा कोई हल नहीं? जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2, ये होता है तब कौन सा आएगा? का कोई हल नहीं, का कोई हल नहीं। और यदि तीनों बराबर आ जाते हैं c1 अपान c2, a1 अपान a2 बराबर c1 अपान b2, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इन तीनों बराबर हैं तो इसका क्या होगा? अनंतः अनेक हल होगा। और एक और अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1 अपान a2 बराबर नहीं b1 अपान b2, किसका होता है? अद्वितीय हल। तो इस प्रकार से तीन सूत्र में से कोई भी पूछ सकता है। इसको घुमा के पूछ सकता है कि अद्वितीय हल का सूत्र क्या होगा। तो अद्वितीय हल का सूत्र आपको बता देंगे। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है? a1 अपान a2 बराबर नहीं b1 अपान b2। ये तीन सूत्र आपके पेपर में एक अंक के निश्चित ही आते हैं। आपको देखना, पुराने पेपरों को पलटा के देख लीजिए। अब ऐसा पूछ लेगा कि का कोई हल नहीं का सूत्र क्या हो गया? कोई हल नहीं का, इसमें b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2 वाला आएगा। ठीक, इस प्रकार ये तीन सूत्र हो गए। देखिए नेक्स्ट नंबर चौथा नंबर है आपका। चौथे नंबर में क्या बता रहा है वो देख रहे हैं हम। चौथे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c, द्विघात में जिसकी घात 2 हो, के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। अल्फा धन बीटा मीन्स शून्यकों का योगफल भी कह सकता है। इसके जगह अल्फा धन बीटा के जगह क्या कह सकता है? शून्यकों का योगफल का मान होगा। तो शून्यकों का योगफल का मान, दो सूत्र हमने पढ़े हैं। एक ये क्या होगा? शून्यक अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऋण b बटे a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c बटे a। ये दो सूत्र भी पेपर में अधिकतर पूछता है। विकल्प खालिस्तान में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने विकल्प बनाया है। तो आपको पहला पूछा यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो उसका मान क्या होगा? ये आपको अभी बताए, ऋण b बटे a। कौन सा होगा? ऋण b बटे a। और अल्फा इंटू, यदि यहाँ पे क्या आ जाता है? धन की जगह गुणा आ जाता है, तब क्या हो जाएगा? c बटे a। या
ये नहीं दिया, अल्फा धन बीटा नहीं दिया, क्या दिया, कैसे प्रश्न बनाया उसने, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल होगा या शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटे a और गुणनफल का सूत्र होता है c बटे। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 4 हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए पढ़िए उसको। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं। समानांतर श्रेणी क्या कहते हैं, एपी। क्या दी है, 12 7 2 ऋण 3 डैश डैश का सारवंतर है। सारवंतर कैसे निकालते हैं, इसका जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। द्वितीय पद क्या है आपका 7 है और प्रथम पद क्या है 12। 7 में से 12 घटाइए, क्या बचा ऋण 5। अब देखिए यहाँ पे ऋण 5 है क्या, पहला ए 5 है तो नहीं, ये गलत है। दूसरा बी क्या है ऋण 5, तो इसका क्या आ जाएगा ऋण 5। ना सी आएगा ना डी आएगा। तो सारवंतर निकालना है तो आपको द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दीजिए। इस प्रकार से आपका कौन सा प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 12 कर्णी 3 है सेंटीमीटर है, तो घन के कोर की लंबाई क्या होगी। आपको घन का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, घन का विकर्ण कितना दिया है 12 कर्णी 3 और घन के विकर्ण का सूत्र होता है a कर्णी 3 बराबर 12 कर्णी 3। कर्णी 3 से कर्णी 3 क्रॉस हुआ तो a बराबर क्या आ गया 12। और a क्या है कोर, a को क्या कहते हैं कोर या भुजा भी कहते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आ गया 12। अब देख लीजिए आपके विकल्प, a में दिया 12, b में दिया कर्णी 3, c में दिया 6 और डी में दिया 8। अब इसमें से कौन सा आएगा, हमने हल करके देखे कितना आया 12 आया, तो इसका आंसर क्या होगा 12 होगा। 12 किस में दिया हुआ है ए नंबर में, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन, वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त बना के देख लीजिए। स्पर्श मीन्स होता है वृत्त को छूते हुए जो रेखाएं जाती हैं उन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे एक वृत्त बना दिया मैंने यहाँ पे, अब देखिए हम वृत्त में स्पर्श रेखा, ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये। इस प्रकार से आप इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए ये वाला आंसर यहाँ पे हमारे विकल्प में दिया है या नहीं। इसमें कहा है ए नंबर 1 गलत है, बी नंबर 2 ये भी गलत है, सी नंबर 0 ये भी गलत है। इसके बाद जो आपका आया वो कौन सा आया, डी नंबर क्या है देखिए, अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि एक वृत्त पे अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां नंबर क्या दिया है, एपी। एपी मीन्स क्या होता है, अभी बताए थे। एपी मीन्स होता है समानांतर श्रेणी। अब यहाँ पे दिया है समानांतर श्रेणी, क्या दिया है 10 7 4 का 10वां पद। कौन सा पद ज्ञात करने को कहा है उसने, 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम देख लीजिए यहाँ पे प्रथम पद क्या है, a बराबर 10 दिया है और हमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए d की जरूरत पड़ेगी, जिसे सारवंतर कहते हैं। d कैसे निकालेंगे, अब भी बताया था सारवंतर d निकालना, यानी कि द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दीजिए। 7 में से 10 घटाइए, कितना आ जाएगा ऋण 3। ये आपका क्या मालूम हो गया d, a और d मालूम हो गया। अब क्या निकाल लेंगे हम, 10वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, an बराबर a धन n ऋण 1 गुणित d। अब a का मान कितना है 10 धन n का मान, कितने पद कह रहा है 10 कह रहा है, तो इस n का मान भी 10 हो गया, ऋण 1 क्योंकि यहाँ 10वां पद ज्ञात करने को है, तो a 10 और d का मान कितना आया ऋण 3। इसको कोष्टक में लिख के देख लीजिए, 10 धन 10 में से 1 घटाए 9 और 9 का ऋण 3 में गुणा किए तो कितना आ गया ऋण 27। और देखिए यहाँ पे 10 ऋण 27, अब 10 में 27 घटाए तो कितना आ गया ऋण 17।
10 में 27 नहीं घटेगा, 27 में से 10 घटाएंगे और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही आंसर में आता है। तो बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, इसलिए ऋण 17। अब ये ऋण 17 अपने ऑप्शन में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पहले ए में क्या है 14, बी में 17 है और सी में ऋण 14 है और डी में कितना है ऋण 17। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, डी ऋण 17। जब तक आप प्रश्नों को हल करके नहीं देखेंगे इस प्रकार से, तो आप गणित में आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। एक एक प्रश्न अंदाज से तो आप टिक मार्क करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ठीक होगा। इसलिए प्रश्नों को हल करके, आपके प्रत्येक प्रश्नों को, प्रत्येक विकल्पों को मैं हल करके यहाँ बताते जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 9वां नंबर है, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अब अल्फा इंटू बीटा ये शून्यक है, यानी शून्यकों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। मैंने अब भी बताया हूँ शून्यकों गुणनफल का सूत्र है, देखो अल्फा धन बीटा का अभी बताया था मैंने, क्या होता है ऋण b बटे a और अल्फा इंटू बीटा का क्या बताया था c बटे a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c बटे a। नेक्स्ट आगे देखिए, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का मान होगा। तो कौन सा मान होगा, अब देखो यहाँ पे तीनों कैसे एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपको अभी बताए थे हमने, पहले सवाल में समझा दिए थे, दूसरे सवाल में तीसरे सवाल में समझा दिए थे कि इसका आंसर क्या होगा। तीनों कंडीशनें बताए थे, जब तीनों बराबर हैं तो इसके अनंतः अनेक हल होंगे। इस प्रकार से आपको 10 विकल्प बताए, संभावित विकल्प हैं कि आपके पेपर में इस प्रकार के विकल्प आते हैं। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी इसके पहले प्रश्न 1 बताए थे, उसमें आपको सही विकल्प बताए थे। अब इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। इस टाइप से प्रश्न आएंगे। जैसे पहला है, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती हैं। तो ये प्रश्न आएगा, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या खाली स्थान होती हैं। तो एक घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती हैं, 6 होती है। कितनी होती हैं, 6। फिर दूसरा नंबर देखिए, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान है। तो जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वह होता है पाई r का वर्ग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई r का वर्ग। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, समरूप। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा नंबर में क्या पूछा, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र खाली स्थान है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r वर्ग h। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r वर्ग h। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, रेखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। जो रेखिक बहुपद है उसके घात कितनी होती है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, 1। इस प्रकार आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रेखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक हो सकते हैं। घात 3 के बहुपद खाली स्थान बहुपद कहलाते हैं। जब किसी बहुपद की घात 3 होती है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर देखिए, 2 बहुपदों का योग खाली स्थान होता है। जब 2 बहुपदों को हम जोड़ेंगे या योग करेंगे तो उसका योग खाली स्थान होगा कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 बहुपद। फिर अगला देखिए, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। जब किसी भी समीकरण का निकाय का कोई हल होता है तब आपका कौन सा होता है, संगत होता है। और जब उसका कोई हल नहीं होता तब क्या कहलाता है, असंगत। इस प्रकार से 2 प्रश्न बना दिया था यहाँ पे मैंने। एक हो गया, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। तो कौन सा निकाय कहलाएगा, संगत।
फिर 11 नंबर देखिए, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय कैसा होता है? असंगत। यानी कोई भी हल नहीं में असंगत होगा और कोई भी हल में संगत होगा, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपको ये मैंने 11 खालिस्तान बताए हूँ, इसी प्रकार के आपके पेपर में पूछे जाते हैं अधिकतर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सत्य असत्य कथन बताइए। तो सत्य असत्य बताएंगे। पहला दिया है समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा। तो इसको हल करके देखना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे x का मान यहाँ पे 1 रख देते हैं। यहाँ देखिए x का मान 1 रखे, धन 2y बराबर कितना है? 5। तो 1 का पक्षांतर किए तो 2y बराबर 5 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। और 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या आ जाएगा? y का मान 2। यानी कि क्या कह रहा है? समीकरण x धन 2y बराबर 5 में समीकरण 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सत्य असत्य? तो आंसर आ जाएगा सत्य। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सत्य। क्योंकि हमने यहाँ पे x का मान रखे, x का मान 2 रखे, पक्षांतर किए तो 5 x का मान 1 रखे और 1 का पक्षांतर किए तो 5 में से 1 घटाए 4 आया, और 2 का पक्षांतर किए 4 में 2 का भाग दिए तो क्या आ गया? 2। तो y का मान क्या होगा? 2, यानी सत्य है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य असत्य? तो आंसर आ जाएगा आपका सत्य। आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। क्योंकि कर्णी 5 हो, कर्णी 2, कर्णी 3, कोई भी संख्या, ये कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सत्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी कर्णी के अंदर x वर्ग धन y वर्ग होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? सत्य। अगला प्रश्न देखिए, यदि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र, यदि त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। सत्य है क्या असत्य कह रहा है? तो बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? सत्य। क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। फिर नेक्स्ट 5वां देखिए, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, सत्य असत्य? कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, सत्य असत्य? अब भी बताए थे हमने कि कर्णी 5, कर्णी 2, कर्णी 3 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। ये वाला देखिए 6 नंबर, ये भी अधिकतर पेपर में पूछा है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, सत्य या असत्य? एक प्रमेय भी है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। यदि बाह्य बिंदु से, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। फिर से रिपीट कर देना है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, सत्य असत्य? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखिए, 2, 4, 8, 16 एक समानांतर श्रेणी है। तो पहले चेक करके देख लेते हैं कि इनका सार्वंतर समान होना चाहिए। यदि सार्वंतर समान है तो ये समानांतर श्रेणी होगी। 4 में से 2 घटाया तो क्या आया? 2। 8 में से 4 घटाया तो अंतर कितना आ गया? 4। यानी कि इनका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए समानांतर श्रेणी नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। नेक्स्ट देखिए, सर्वांग समवृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आएगा? सत्य। जो सर्वांग समवृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, यानी कि आपका आंसर क्या है? सत्य है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सही है। वृत्त के केंद्र से यदि हम जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान 2 भागों में बांटता है, यानी कि क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य। इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। और यहाँ क्या कह रहा है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो असत्य। फिर 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या कहा है? समकोण त्रिभुज
में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। बिल्कुल सही बात है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सत्य आएगा। इस प्रकार से आपको मैंने प्रश्न 2 के 11 प्रश्न बताया, प्रश्न 3 के सत्य असत्य 11 बताया। अब इसके बाद आपको सही जोड़ी बताऊंगा। अब देखिए आपको हम प्रश्न क्रमांक 4 बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सही जोड़ी आएंगी और सही जोड़ी अधिकतर आपके त्रिकोणमिति में से ही आएंगी। जो आपके 5 अंक आएंगे वो त्रिकोणमिति में से ही आ रहे हैं। अभी मैंने 3-4 वर्ष के पेपर पलटा के देखा था, उसमें ये देखा हूँ मैंने कि त्रिकोणमिति के ही सही जोड़ी आई है पूरी। और मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में त्रिकोणमिति के छोटे छोटे वीडियो बना के डाला, उन्हें विशेष रूप से देखिए वहाँ पे आपके 5 अंक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, सही जोड़ी बनाइए। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, एक साइड पे आपके ये 5 प्रश्न दे दिया और उनके उत्तर इधर दिया है, आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा उत्तर सही है। इधर 5 प्रश्न दिए, उत्तर कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 उत्तर दिए हैं। अब इनमें से आपको देखना है कि यहाँ सही उत्तर कौन सा है। तो आप देखिए पहला है साइन शून्यांश। अब साइन शून्यांश का मान क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो साइन शून्य का मान होता है शून्यांश, यानी किसका आंसर कहलाएगा, पहले का आंसर क्या कहलाएगा, शून्य। साइन शून्य का मान क्या हो गया, शून्य। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है कर्णी 3। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। फिर तीसरा देखिए sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा। तो एक सर्वसमीका होती है sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1। तो एक कहाँ पे ढूंढिए, ये बी नंबर का है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए क्या है, cos 60 का मान। तो cos 60 का मान जो होता है वह होता है 1/2। तो ये चौथे का आंसर हो गया। नेक्स्ट है पांचवा, 1 धन tan वर्ग थीटा। ये आपकी सौर समीका 2 है। 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर होता है sec वर्ग थीटा। ये 5वें का आंसर। इस प्रकार से आपका ये 5 के आंसर बता दिए। और पुनः फिर से आपको बता रहे हैं कि यदि इनका अध्ययन करना है, इसके 5 अंक लाना है, तो इसके पहले के जो हमने त्रिकोणमिति में वीडियो डाले हैं सूत्रों के, वही डाले हैं जो अधिकतर पेपर में आए हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी ए कंप्लीट हुई। इसी प्रकार बी बनाए हैं, सी बनाए हैं। तो फिर से आप इसको पुनः देख लीजिए। साइन शून्य का मान कितना होता है, शून्य होता है। tan 60 का मान कितना होता है, कर्णी 3 होता है। साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, sec वर्ग थीटा। इस प्रकार से हमने सही जोड़ी ए बना के कंप्लीट किए। ये 3 प्रकार के आपको बना के दिए हैं। देखिए सब में किस त्रिकोणमिति के ही प्रश्न आए अधिकतर। देखिए अगली क्या दिया, पहला कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। पहले का आंसर ये हो गया सेक थीटा। इसके बहुत से जैसे सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा होता है। तो ये सूत्र भी आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, देख लीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। फिर सेकंड नंबर देखिए, कर्णी के अंदर सेक वर्ग थीटा ऋण tan वर्ग थीटा का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 1 होता है। किसका आंसर हो गया, ये दूसरे नंबर का आंसर हो गया। इसको घुमा के पूछा है उसने, ये ऐसा होता है सेक वर्ग थीटा ऋण tan वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1। तो उसने क्या लगा दिया, यहाँ पे कर्णी लगा दिया सेक वर्ग थीटा ऋण tan वर्ग थीटा। तो इसका मान भी क्या होता है 1, यानी कि आपको हल्का सा घुमा दिया, क्या लगा के, कर्णी लगा के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बताया उसने, फिर साइन शून्य अंश का मान। तो साइन शून्य का मान अब भी बताए थे, साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो ये तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, शून्य आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा का एक सूत्र बताए थे, tan थीटा का एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चौथे का आंसर कौन सा हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यदि कॉट थीटा ही पूछ सकता तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर लास्ट बचा आपका 5वां नंबर, cos 45। cos 45 का मान क्या होता है, 1/2। इस प्रकार से इसके भी 5 आंसर बता दिए। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं हम।
कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। करनी के अंदर सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा का मान होता है 1। साइन शून्य का मान होता है 0। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटे करनी 2। इस प्रकार से ये 5 बताए। फिर एक और सी नंबर की लेके आए हैं। तो आप ये कंफर्म समझिए कि आपकी मेन एग्ज़ाम या हाफ ईयरली इनमें से निश्चित ही आपके पेपर में आना है। देखिए सी नंबर अ दिया है, इधर ब नंबर दिया है। अब पहला दिया है 1 धन काट वर्ग थीटा, तो आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ये सौर समीकरण नंबर 3 है। सौर समीकरण नंबर 3 होती है 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। ये किसका आंसर हो गया, पहले का। दूसरा क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर देख लीजिए क्या आएगा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, अब भी बताए थे। तो नंबर 3। टेन 60 का मान कितना होता है करनी 3 होता है, ये नंबर 4 का आंसर हो गया। और काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये 5वें का आंसर हो गया। पुनः एक बार फिर से देखिए इसमें क्या 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर कौन सा नंबर आएगा इसका, ई नंबर कोसेक वर्ग थीटा। सेकंड नंबर सेक थीटा का उल्टा 1 बटे कॉस थीटा, एफ नंबर। उसके बाद तीसरे में साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1, कौन सा नंबर आ जाएगा, डी नंबर। चौथा है टेन 60 का मान, टेन 60 का मान कितना होता है करनी 3। ये टेन 60 का मान कितना हो गया करनी 3। इसके बाद आपका 5वां है काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा। इस प्रकार ये 2 छूट गए इसमें भी, बी नंबर और जी नंबर, क्योंकि आपको घुमाने के लिए उसने कितने 5 प्रश्न थे लेकिन आंसर कितने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 आंसर दिया है। तो यहाँ आप कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से 7 आंसर दिया है उसने। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 5, ये आएगा आपका क्या है प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक प्रश्न हमने यहाँ पे बना है, 2 चर कौन से होते हैं एक्स और वाई वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax धन bx धन c बराबर 0। प्रश्न को पुनः दोहरा रहा हूँ, 2 चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप यानी कि इसका जो मानक रूप होता है, सही रूप जो होता है वो क्या होता है ax धन bx धन c बराबर 0। फिर सेकंड नंबर का देखिए, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। जो आप समानांतर श्रेणी बनाते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका व्यापक रूप ये होता है a प्लस माइनस डी, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d। ये किसका हो गया समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। नेक्स्ट देखिए, ये अधिकतर पेपर में आया है, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। इस प्रकार से और प्रश्न बना सकता है कि आपका क्या बना सकता है प्रश्न, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। या आपको ये पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात क्या होती है। तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सही जोड़ी, प्रत्येक एक शब्द वाले वाक्य, विकल्प, सत्य असत्य और खालिस्तान इस वीडियो में बताया हूँ। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके आगे जो 2 अंक के प्रश्न आएंगे, 3 अंक के प्रश्न आएंगे, 4 अंक के, उन प्रश्नों को हल कराऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में अधिकतर आते हैं। तो ये आपके लिए 5 अंक किससे प्राप्त कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति आपकी 8 अंक की आएगी, जिसमें से 6 अंक जो होंगे आपके काय में होंगे, 1 अंक वाले होंगे। तो इसलिए त्रिकोणमिति के सूत्र विशेष रूप से देखिए,
यदि आपके पास सूत्र नहीं है तो मैंने इसके पहले सूत्रों का वीडियो डाला हूँ, उसमें देख सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में आपको इसके आगे के प्रश्न हल कराऊंगा। ठीक है।